हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज हम लोग बात करने वाले प्री फॉर्मुलेशन लेक्चर नंबर 3 जीपैड एंड नाइपर में। जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जीपैड एंड नाइपर 2026 के लिए, उसी के अंदर में हमारा फार्मास्यूटिक्स का थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग प्री फॉर्मुलेशन कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर्स की बात हमने कर ली प्री फॉर्मुलेशन में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी है। इस वीडियो में हम लोग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्री फॉर्मुलेशन होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास हम क्या स्टडी करते हैं। उसमें हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बल्क कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस होती है। देन हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें हम लोग अलग अलग ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन, रेस्माइजेशन, फोटोलिसिस, ये सारी चीजें बात करते हैं। देन ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, दैट इज कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करते हैं। सॉरी, जिसमें से हम लोगों ने इससे पहले के 2 लेक्चर में बल्क कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस मींस कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमने कवर कर ली है। अब जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जिसके बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये हमारा प्री फॉर्मुलेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके PYQs एंड अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे प्रैक्टिस करने के लिए, जो मैं भी PYQ सेशन जब होगा तो इस वीडियो में भी मैं क्वेश्चन दूंगा, और उन दोनों को सभी को कंबाइन करके हम लोग लास्ट लेक्चर में, एक PYQ वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है पिछले के 2 लेक्चर्स में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इससे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने उस टॉपिक को भी हाईलाइट किया है। जीपैट 2025 में कहाँ से क्वेश्चन आए थे, टोटल 5 क्वेश्चन आए थे इससे, तो उसको एक बार जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलो फिर आ जाओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आती है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारी आती हैं, सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन, देन आता है आपका हाइड्रोलिसिस, देन आता है आपका फोटोलिसिस, रेस्माइजेशन, पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमराइजेशन, जो मैंने अभी ऑलरेडी मैं पिछली स्लाइड में आपको बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो आता है अपने पास ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हो वही होता है ऑक्सीडेशन। कुछ नया नहीं है, जो आप लोगों ने 10th 12th लेवल पे पढ़ा है वही है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले बात करें, इट इज वेरी कॉमन पाथवे फॉर ड्रग डिग्रेडेशन इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्मुलेशन। लिक्विड और सॉलिड फॉर्मुलेशन दोनों में ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन पाथवे है। इट कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। या तो सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या उसका जो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन की। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपको 3-4 सब ऑप्शन दे देगा कि इसमें से ऑक्सीडेशन किसमें होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेबल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक ग्रुप, दैट इज टोल्यूइन, फिनॉल, एनिसोल, ये सारे हो गए। नेक्स्ट आपका एल्कीन्स अगर है वो हो गया, ईथर्स अगर आपके हैं, थायो ईथर्स हैं, अमीन्स है, तो इन सब में ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो हमारे पास मैंने आपको एक बता दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर हमें समझना हो तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल चीज़ है, सिंपल से करना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो होगा ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वो हो रहा है रिडक्शन। मतलब क्या, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना। अगर तुम किसी से पैसे ले लेते हो तो क्या होता है, तुम रिड्यूस हो जाते हो, लाइक तुम पैसे तो तुम्हारे पास बढ़ जाते हैं, बट क्या होता है कि तुम माइनस में चले जाते हो कि भाई तुम्हें हमें पैसे वापस देने हैं। तो वो वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो मतलब वहां पे क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स में होता है। ऑक्सीडेशन जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हमारे पास 3 स्टेप में देखने को मिलता है। 3 स्टेप में क्या होता है, सबसे पहला होता है इनिशिएशन। ठीक है, ये बस आप नेम याद कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इनिशिएशन। अगला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अपने पास प्रोपेगेशन, सॉरी इनिशिएशन, देन उसके बाद प्रोपेगेशन, दैट इज वो आगे बढ़ेगा, एंड लास्ट जो होता है वो क्या होता है, टर्मिनेशन। अब इसमें होता क्या क्या है तीनों चीजों में, ये देख लेते हैं हम लोग। इनिशिएशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन में क्या होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसके बीच में, हमारे कंपाउंड्स के बीच में, जैसे जो भी हमारा क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप है ड्रग में, तो वहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। और यहाँ पे क्या जनरेट होता है, जहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्री रेडिकल
फ्री रेडिकल किस स्टेप में जनरेट होता है? फ्री रेडिकल जनरेट होता है इनिशिएशन स्टेप में, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा? दूसरे बॉन्ड को ब्रेक कराएगा। ये जो फ्री रेडिकल है क्या करेगा? ये दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करा के नए फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। ठीक है, फिर से फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, उसके बाद फिर उसके बाद आगे चल के ऐसे ऐसे वो कंटिन्यू होता जाएगा। लास्ट में टर्मिनेशन क्या होता है कि अगर हम कोई भी फ्री रेडिकल इनहिबिटर यूज करते हैं तो जो ये फ्री रेडिकल जनरेशन है ये होना बंद हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। समझ के बात को? मतलब सबसे पहले क्या होगा कि फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मान लेते हैं कि प्रोपोगेशन में तो ये फ्री रेडिकल जो है वो बॉन्ड ब्रेक करा रहा है, लेकिन ये जो पहला फ्री रेडिकल है ये कहाँ से जनरेट हो रहा है? क्वेश्चन आना चाहिए। वो मैं अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारा क्या करते हैं? फ्री रेडिकल जनरेट कराते हैं। ठीक है, तो मान लो फ्री रेडिकल वो जनरेट हो गया पहले, फिर वो फ्री रेडिकल क्या करेगा कि जो अदर बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करेगा, नए नए फ्री रेडिकल जनरेट कराता जाएगा और ऐसे ऑक्सीडेशन होता जाएगा। बट ये फिर अगर हम कोई फ्री रेडिकल इनहिबिटर यूज कर ले तो वहां पे क्या हो जाता है कि वो हमारा कंप्लीटली क्या हो जाता है कि फ्री रेडिकल जनरेशन बंद हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टर्मिनेशन। समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो पहला फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है वो किससे होता है? इसी से होता है। पहला ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। दूसरा लाइट भी ये काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपके पास हैवी मेटल्स, पर्टिकुलरली दोज हैविंग 2 और मोर वैलेंस स्टेट, मतलब हैवी मेटल जिनमें 2 से ज्यादा वैलेंस स्टेट होते हैं, तो वो भी हमारा ऑक्सीडेशन स्टार्ट करा सकते हैं। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो भी हमारा ऑक्सीडेशन कराते हैं। टेम्परेचर भी एक फैक्टर कंसिडर किया जाता है कि इससे हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि सर हम लोग ऑक्सीडेशन को रोके कैसे, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया कि भाई ये अच्छी चीज नहीं है हमारे उसके लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन को रोकना कैसे? चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। सबसे पहला स्टेप क्या कि ऑक्सीजन का कंटेंट अगर हम क्या कर दें, कम कर दें। अगर ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो कम कर दें तो भी हमारा ऑक्सीजन रुक सकता है। फिर हम क्या करें, स्टोर इन द्वार के अनुकूल कंडीशन में स्टोर करें। एडिशन ऑफ चिलेटिंग एजेंट्स, अगर हम चिलेटिंग एजेंट्स यूज करने लाइक ईडीटीए हो गया, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड हो गया, तो भी ऑक्सीडेशन रुक सकता है। पीएच एडजस्ट कर सकते हैं हम। चेंजिंग ऑफ सॉल्वेंट दैट इज एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फ्री रेडिकल जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जनरेट नहीं होगा। देन एडिशन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हम हाइड्रोजन यूज कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर लें, जिंक यूज कर लें, एक्सेट्रा। अब ये हमारी चीजें हैं। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो स्लाइड में मैंने मेंशन नहीं किया। वो केवल उनके लिए जो लेक्चर देख रहे हैं, जो अगर केवल नोट्स पे रिलाई करेंगे तो उनके लिए ये चीजें नहीं। सबसे पहली चीज कि अगर आपके पास कुछ ऐसे ड्रग्स आप नोट कर लो जिसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आप रखो। सबसे पहले क्या आपके पास विटामिन, जितने विटामिन हैं उसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपका एंटीबायोटिक्स में ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका एंटीबायोटिक्स हो गया, इपिनेफ्रिन, एक ड्रग का नाम भी आप याद रख लो, इपिनेफ्रिन हो गया। एंड स्टेरॉइड्स, जितने भी स्टेरॉइड्स हैं उनमें आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने के चांसेस रहते हैं। समझ के बात? चलो एक तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट आता है अपने पास क्या कि हम बात करते हैं किसके बारे में, और एंटीऑक्सीडेंट्स अभी मैंने बताया। अब एंटीऑक्सीडेंट्स 2 तरीके के होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्या आपका ऑयल सॉल्युबल, और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। अब इनका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप मैकेनिज्म समझो, आपका बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, सिंपल है, समझ लेते हैं। ऑयल सॉल्युबल क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं किस तरीके से, फ्री रेडिकल इनहिबिटर। क्या करते हैं ये, फ्री रेडिकल इनहिबिटर। मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन होता कैसे, फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अब वो फ्री रेडिकल आगे जाके प्रोपोगेशन स्टेप में दूसरे फ्री रेडिकल जनरेट करा रहा था, बट ये जो ऑयल सॉल्युबल है ये क्या करेंगे, ये उस फ्री रेडिकल को इनहिबिट कर देंगे। जब वो फ्री रेडिकल इनहिबिट हो गया तो आगे जाके फिर वो जनरेट करा ही नहीं पाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फ्री रेडिकल इनहिबिटर के रूप में काम करते हैं। और जबकि वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। मतलब क्या होता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अपनी कुर्बानी दे देते हैं, अपनी बलि दे देते हैं, भाई मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा हूँ लेकिन मैं ड्रग को कुछ नहीं होने दूंगा। तो 2 तरीके का इनका मैकेनिज्म होता है। ऑयल सॉल्युबल जो है वो फ्री रेडिकल को इनहिबिट कर देते हैं, और हमारा जो वाटर सॉल्युबल है वो क्या होता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। समझ के बात को? अब इनके कुछ एग्जाम्पल याद रख लो, जैसे आपका ऑयल सॉल्युबल में आपका आ जाएगा BHA आ जाएगा, ठीक है, BHT आ जाएगा, आपका लेसिथिन आ जाएगा, ठीक है, आपका और मैं बता दे रहा हूँ टोकोफेरॉल आ जाएगा, प्रोपाइल गैलेट आ जाएगा। ये हमारा किस में आ जाएगा, किस में, ऑयल सॉल्युबल में। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे
वाटर सॉल्युबल के एग्जांपल्स कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, पूरा ही वो कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं वाटर सॉल्युबल के जो एग्जांपल्स हैं, वाटर सॉल्युबल के एग्जांपल्स में आपका हो गया स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, बनना है उसमें, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो बना है सोडियम थायो सल्फेट हो गया आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका थायोग्लिसरॉल हो गया। ये सारे हमारे क्या, ये सारे हमारे वाटर सॉल्युबल है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड हो गया, तो ये सारे हमारे जो हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी किसके बारे में, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑक्सीडेशन के बारे में। तो इसी से हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाकी लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि हाँ सर बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा है, समझ में आ रही चीज़ें ऐसा, बट आप लोग शेयर नहीं करते हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे अगर आप देखो, जो पहला लेक्चर मैंने डाला था उसके कंपैरिजन में फिर धीरे धीरे ऐसे व्यूज़ जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप लोग शेयर करना बंद कर देते हो। स्टार्टिंग में एक लेक्चर, दो लेक्चर आपने शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद आपने क्या किया कि बंद करो, छोड़ो। बट ऐसा नहीं है यार, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि काफ़ी टाइम का गैप होने के बाद वजह से रीच जो है यूट्यूब ने वो रोक रखी है। तो आप इसको बढ़ाएगा कब, जब आप बढ़ाओगे, आप ही बढ़ाओगे जब आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगी, एक बार अगर आप रीच वापस आ जाएगी तो फिर उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बट आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को, मिनिमम इस वीडियो को आपके पास जितने भी आप फार्मा ग्रुप से जुड़े हुए हो अपने क्लास के ग्रुप में, और अगर जितने भी फार्मा ग्रुप्स हैं आपके पास, सब में शेयर करो। जितने भी दोस्त हैं आपके पास सब में शेयर करो, ताकि हमारा जो वापस की है वो वापस आ जाए। बिकॉज अगर जब तक ऐसे नहीं होता फिर मोटिवेशन भी नहीं मिलती अंदर से कि यार काम करो। क्योंकि काफ़ी जितना अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर लो, बट अच्छे सारे स्टूडेंट्स के पास तक वो जा नहीं पा रहा है, और जब तक वो स्टूडेंट्स के पास तक जाएगा नहीं फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को एग्जाम के टाइम पे मैसेज किया कि सर हम पहले से क्रैश कोर्स फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि हमें मिला नहीं है। तो ऐसा मत करो, जितने भी दोस्त हैं आपके पास सबके साथ शेयर करो इस वीडियो को। जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं सबके साथ शेयर करो। अगर इस वीडियो पे आप शेयर करके मैक्सिमम व्यूज़ लाते हो तो मैं एक प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट करने का इसके साथ ही, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक गेम चेंजिंग सीरीज़ होने वाली है फॉर जीपैट एंड नाइपर 2026। तो फिर बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को भी तो एक वो दिखाओ कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास तक भी लोग पहुँच रही है। जब तक नहीं पहुँचेगी फिर कंटेंट बनाने का मतलब नहीं निकलता ना। चलो फिर फट से आ जाओ। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या है कि हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो वाटर की प्रेजेंस में अगर कोई भी केमिकल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। इट इज द क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ अनदर chemical compound to form two or more product involving ionization of water molecule, usually splitting the other compound। मतलब क्या, सिंपल सा बात है, इसमें क्या होता है हाइड्रोलिसिस, कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होता है और वहाँ पे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन होता है, जिससे क्या होता है कि जो दूसरा कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। सिंपल सा यही इसका मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल जैसे अगर एस्पिरिन है, एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगी। प्रोकेन है, वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड प्लस डाईथाइल एमिनो इथेनॉल में ब्रेक हो जाएगी। तो ये हमारा एग्जांपल है किसका, हाइड्रोलिसिस का। अब हाइड्रोलिसिस को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने का तरीका है पहला पीएच एडजस्टमेंट। हम क्या करें, पीएच को अगर एडजस्ट कर दे, फॉर्मुलेट द ड्रग सॉल्यूशन क्लोज टू इट्स पीएच ऑप्टिमम स्टेबिलिटी। मतलब क्या, अगर एग्जैक्ट ऑप्टिमम स्टेबल पीएच पे अगर हम ड्रग को फॉर्मुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस वहाँ पे नहीं होगी और ऑप्टिमम बफर कंसंट्रेशन वहाँ पे रखेंगे। तो अब हाइड्रोलिसिस में देखो क्या है, जैसे यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हो कि दो कंपाउंड थे, ए और बी करके एक कंपाउंड था, जिसमें वाटर के प्रेजेंस में क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो ए के साथ लग गया और OH ग्रुप जो है वो बी के साथ लग गया। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि वो ब्रेक हो गया। तो हाइड्रो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट, अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अगली स्लाइड क्या हमारे पास, दूसरा एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, सर्फेक्टेंट को ऐड कर सकते हैं। नॉन आयनिक, कटायनिक, एनायनिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं ड्रग अगेंस्ट द बेस कैटालिसिस के अगेंस्ट में। नेक्स्ट होता है अपने पास सॉल्ट्स एंड ईस्टर्स। इसको हम लोग देखो, इसमें आप नेम बस याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडरगोइंग ईस्टर हाइड्रोलिसिस कैन बी रिड्यूस बाय द सॉल्ट। अगर जो ईस्टर हाइड्रोलिसिस जा रहे हैं, जो कंपाउंड ईस्टर हाइड्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक डाउन हो रहा है, उस पर हम लोग लेस सॉल्युबल सॉल्ट बना के उसको हम लोग वो कर सकते हैं, उसका सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। हम लोग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल फॉस्फेट ईस्टर ऑफ क्लिंडामाइसिन। दैट इज क्लिंडामाइसिन जो है वो हमारा फॉस्फेट ईस्टर के थ्रू जाता है, तो इसीलिए फॉस्फेट ईस्टर फॉर्मेशन के थ्रू क्लिंडामाइसिन जो है वो डिग्रेड होता है हाइड्रोलिसिस के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग लेस सॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं।
समझिए बात को, बस आप एग्जाम्पल याद रखो, बहुत ज़्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले बात करते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में अगर डिग्रेडेट हो रहा है तो वो हमारा क्या होता है? फोटोलिसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? फोटोलिसिस। सबसे पहले फोटो डिसोसिएशन, फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन तीनों सेम ही नाम है। इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन बाय फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब क्या? लाइट। ऑकर्स मेनली इन कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड में? जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, नाइट्रो एरोमेटिक ग्रुप है और एल्कीन्स ग्रुप है, तो ये ज्यादा प्रोन होते हैं फोटोलिसिस के लिए। जैसे मैंने अभी हाइड्रोलिसिस के लिए बताया था, ऑक्सीडेशन के लिए ग्रुप्स बताए थे, तो जो फोटोलिसिस के लिए वो कौन से ग्रुप्स हैं? कार्बोनिल हो गया, नाइट्रो एरोमेटिक ग्रुप हो गया और एल्कीन ग्रुप्स हो गया। एग्जांपल अगर हम बात करें, निफेडेपिन फॉर्म्स इनएक्टिव नाइट्रोसो डेरिवेटिव अंडर यूवी लाइट। निफेडेपिन जो है वो इनएक्टिव नाइट्रोसो डेरिवेटिव बना लेती है यूवी लाइट की प्रेजेंस में। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ फोटोलिसिस। फोटोलिसिस की अगर प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले अपना सुटेबल पैकिंग, हम उसकी पैकिंग अच्छे से करें सो दैट लाइट का वो ना हो। येलो ग्रीन कलर का ग्लास हम लोग यूज कर सकते हैं और एम्बर कलर यूवी रेडिएशन बट लिटिल फ्रॉम आर। मतलब क्या है कि जो हमारा येलो ग्रीन कलर का ग्लास है वो यूवी रीजन से तो बेस्ट प्रोटेक्शन देता है। एम्बर कलर भी जो है वो क्या होता है? यूवी के हिसाब यूवी रीजन के लिए प्रोटेक्शन दे देता है, बट आईआर रीजन से अगर वो है तो वहां पे हम लोग एम्बर कलर नहीं यूज कर सकते हो, उसके लिए वो प्रोटेक्शन नहीं देता। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम लाइट। लाइट के प्रेजेंस में अगर हम लोग ड्रग वो यूज करते हैं तो निफेडेपिन इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर सोडियम लाइट। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पे फॉर्म नाइट्रोसो डेरिवेटिव यूवी लाइट के अगेंस्ट में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें सोडियम लाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगला अपने पास क्या है? अवॉइडिंग सनबाथ। मतलब सनबाथ मतलब क्या है कि उसको वहां पे क्या करते हैं? सनलाइट में प्रेजेंस में नहीं रखना चाहिए। समझिए बात को, ठीक। अब यहाँ पे जो फोटोलिसिस का ओवरकम करने के लिए हमारे पास, मैंने बता दिया, फोटो स्टेबलाइजर्स का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, फोटो स्टेबलाइजर्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फोटो स्टेबलाइजर कौन कौन से हैं? लाइक हमारे पास कलरेंट्स, मतलब जो डिफरेंट कलर का हम लोग कलरेंट्स यूज कर सकते हैं फोटो स्टेबलाइजर के लिए। एक तो मैंने बता दिया ग्रीन, येलो और एम्बर कलर, तो वो है। और जो हमारा कंपाउंड जो हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक करक्यूमिन भी होता है, कलरेंट होता है जो हमारा फोटो स्टेबलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, एंड एजोरुबिन होता है। ठीक है, ये दो कलरेंट है जो फोटो स्टेबलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हम लोग कौन कौन से यूज कर सकते हैं? लाइक आपका आयरन ऑक्साइड हो गया और टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कोटिंग हम कर सकते हैं किसकी? कोटिंग कर सकते हैं हम लोग दो चीज़ों की, एक तो टाइटेनियम ऑक्साइड की कर सकते हैं, TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इनकी हम लोग कोटिंग भी कर सकते हैं। समझ गए बात को? अब यहाँ पे जो एम्बर कलर जो अभी मैंने पिछले बताया, तो एम्बर कलर प्रोड्यूस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है अपने पास आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ही ऐसा कंपाउंड है जो एम्बर कलर हमारा उसमें प्रोड्यूस करता है। समझिए बात को? तो ये हमारा थी कलरेंट्स एंड पिगमेंट्स की बात, जो हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारा यूज हो सकता है फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फोटोलिसिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हो गई हमारी फोटोलिसिस। अगला जो हम बात करेंगे वो होता है रैस्माइजेशन। रैस्माइजेशन सिंपल सा है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने वाला नहीं है। क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन इनैंशियोमर ऑफ कंपाउंड्स कन्वर्ट टू द अदर इनैंशियोमर। मतलब क्या है? एक इनैंशियोमर है तो दूसरे इनैंशियोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज आर कन्फिगरेशन से एस कन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रैस्माइजेशन। इन दिस फिनोमिना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लॉसेज इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। मतलब क्या है कि वो अपना जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकली एक्टिव से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बट उसका कोई भी केमिकल कंपोजिशन लाइक इस केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैस्मिक मिक्सचर। ठीक है, जो रैस्मिक मिक्सचर क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म होता है, दैट इज उसमें आर कन्फिगरेशन एस कन्फिगरेशन के इक्वल अमाउंट हो जाते हैं, तो जहाँ पे 50-50 हो जाता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रैस्मिक मिक्सचर, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। द इंटर कन्वर्जन फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर कैन लीड टू डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, दैट इज ADME में चेंजेस हो सकता है, एज वेल एज डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है रैस्माइजेशन। समझ के बात को? यहाँ पे देख लो, जैसे आर कन्फिगरेशन एस कन्फिगरेशन, उसमें भी सभी दोनों में क्या है? दोनों में ABCDE ही है, ABCD ही है, B और D की पोजीशन सेम है, A इधर है और यहाँ पे A की पोजीशन चेंज हो गई, C की पोजीशन चेंज हो गई। अब इसमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, बट क्या हुआ कि R से S में चेंज हो गया और ये ऑप्टिकली एक्टिव से ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। समझ गए बात को? अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रैस्माइजेशन की। सबसे पहला एग्जांपल जो है एलिफिनेफ्रिन जो है वो 50
और 20 टाइम ज़्यादा एक्टिव है डी फॉर्म से, और जबकि जो एक्टिव इसकी रेसमिक मिक्सचर की एक्टिविटी क्या है वो हाफ हो जाती है एल फॉर्म से। मतलब क्या है कि जो एल फॉर्म है एपिनेफ्रिन का, वो लीवो फॉर्म है, वो क्या होता है 50 to 20 टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म से, और अगर वो किस में हो जाए, रेसमिक मिक्सचर में आ जाए, तो वो क्या हो जाता है कि जो एक्टिविटी है वो एल फॉर्म से केवल हाफ रह जाती है। फैक्टर अफेक्टिंग रेसमाइजेशन कौन कौन सा है? पहला टेम्परेचर है, दूसरा सॉल्वेंट है, तीसरा कैटलिस्ट है, और चौथा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी क्या करती है, रेसमाइजेशन कॉज करती हैं। ठीक, बेसिक सा है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सा जितना बताया उतना पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो अपने पास क्या है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आप लोग 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि मोनोमर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं, नेटवर्क फॉर्म करके क्या बनाते हैं, पॉलीमर चेन्स बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स, और प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पॉलीमराइजेशन। इट इज अ कंटीन्यूअस रिएक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मोर देन वन मोनोमर रिएक्ट टू फॉर्म अ पॉलीमर। दिस रिएक्शन इज ऑफन कैटलाइज्ड बाय लाइट, हीट और पेरोक्साइड। लाइट, हीट और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा पॉलीमर बन जाता है। जैसे ये देखो अलग अलग डिफरेंट मोनोमर्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक साथ एक चैन बना ली, और ये चैन कौन सी हो गई, ये चैन हो गई पॉलीमर की। समझे बात को? सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं। पॉलीमराइजेशन जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही है, कुछ इसमें अलग सा नया सा नहीं है। चलो नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो एग्जाम्पल देख लो, डार्कनिंग ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज ड्यू टू द पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट। मतलब क्या, ग्लूकोज सॉल्यूशन जो डार्क हो जाता है वो क्या हो जाता है, उसमें क्या होता है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्क्यूरिल में कन्वर्ट हो जाता है। कलरलेस लिक्विड होता है जो किसमें सिंथेटिक रेजिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है वो डार्क नहीं हो जाता है। सिलेक्ट ऑन एजिंग अंडरगोज पॉलीमराइजेशन एंड हेंस प्रोलॉन्ग द डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड डिसोल्यूशन टाइम। सिलेक्ट क्या होता है कि जैसे जैसे अगर टाइम सेलेक्ट जितना आप स्टोर करोगे वो क्या होता है, पॉलीमर में पॉलीमराइजेशन हो जाता है, उसका पॉलीमर बनता जाता है, और इसीलिए जितना पुराना सेलेक्ट हो जाता है उसमें क्या हो जाता है कि जो डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। समझिए बात को? नेक्स्ट, तो पॉलीमराइजेशन में बहुत कुछ अलग सा है नहीं, सिंपल सी इतनी चीज़ें हैं जितना आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ बाय विच वन मॉलिक्यूल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर मॉलिक्यूल विच हैज एग्जैक्टली सेम एटम बट हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है, क्या होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट होता है और एग्जैक्टली सेम एटम होता है, सेम जैसा भी हमने रेसिड्यू मिक्सचर में देखा वैसा ही यहाँ पे लाइक एग्जांपल अगर आप देखो ABC जो है वो BAC में कन्वर्ट हो जाएगा, बट क्या होता है आइसोमराइजेशन। फॉर एग्जांपल देखो जैसे R सिट्रीजिन है, लिवोसिट्रीजिन, S सिट्रीजिन, डेक्स्ट्रोसिट्रीजिन। यहाँ पे देखोगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस आता है क्लोरीन की पोजीशन। यहाँ पे क्लोरीन आइटम यहाँ पे है, दूसरे में क्लोरीन आइटम यहाँ चेंज हो गया। तो ये सिंपल सा जो होता है ये भी एक हमारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चेंज हो जाती है किसमें, डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो ये भी प्री फॉर्मुलेशन में हमें स्टडी करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल देखो, टेट्रासाइक्लिन एंड इट्स डेरिवेटिव कैन अंडरगो रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन एट पीएच रेंज 2 to 6 पीएच। क्या होता है 2 to 6 के पीएच में टेट्रासाइक्लिन और उसके जो डेरिवेटिव वो रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन कॉज करते हैं। ट्रांसिस आइसोमराइजेशन ऑफ एम्फोटेरेसिन भी, हमें एम्फोटेरेसिन भी में ट्रांस एंड सिस आइसोमराइजेशन देखने को मिलता है। लिवोसिट्रीजिन हैज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देन इट्स डेक्स्ट्रो आइसोमरिज्म। मतलब क्या कि जो हमने डेक्स्ट्रोसिट्रीजिन देखा उसका जो होता है स्मॉलर वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लिवोसिट्रीजिन। लिवोसिट्रीजिन का कम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस ओमेप्राजोल इज मोर बायो अवेलेबल देन रेसमिक ओमेप्राजोल। तो ये देखो डिफरेंट चेंज हो जाता है इसके वैल्यूअल, इसके अलग अलग बायोअवेलेबिलिटी में, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, इन सब में चेंज हो जाता है आइसोमराइजेशन के कारण। तो इसलिए आइसोमराइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये टेबल है, समरी टेबल, इसको अगर आप याद रख लेते हो ना काम हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये समरी टेबल सिंपल सा आप याद रखो, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, एंटीऑक्सीडेंट, इनर्ट गैस, खत्म। एंटीऑक्सीडेंट यूज करो, इनर्ट गैस यूज करो। ये बेसिक समरी में बता रहा हूँ। इसी तरह से आप अपनी समरी टेबल बनाओ जिसमें और भी जो चीजें हैं, मैंने तो एक सिंपल सा बता दिया एक स्लाइड में। आप क्या करो, आप एक A4 शीट में पूरी समराइज कर डालो इन सबको, ऐसे ही समरी टेबल बना के जो एक्स्ट्रा कॉजेज, प्रिवेंटिव मेजर जो मैंने सारे बताए हैं उसको आप पॉइंट पे लिख के एक पूरे एक A4 शीट में आपकी पूरी नोट्स बन के रेडी हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस, वाटर, मॉइस्चर, पीएच कंट्रोल एंड सर्फेक्टेंट इसका प्रिवेंटिव मेजर है। नेक्स्ट आता है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस के लिए क्या होता है, लाइट एक्सपोजर जो है इसका एक मेजर कॉज है फोटोलिसिस का। इसके लिए हम लोग एम्बर एम्बर ग्लास और ओपेक पैक का यूज कर सकते हैं। रेस्माइजेशन की बात करें तो हीट एंड लाइट की वजह से हमें रेस्माइजेशन देखने को मिलता है। इसके लिए क्या कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल का यूज कर सकते हो। पॉलीमराइजेशन की बात करें तो रिएक्टिव मोनोमर्स, जो मोनोमर्स होते हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। इसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेजर, स्टेबलाइजर, कूल स्टोरेज
ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, पॉलीमर्स के। समझ के बात को कि ये जो समरी टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप अपनी एक समरी टेबल बना लोगे तो इससे क्या हो जाता है कि आप अपने आप को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है इसमें, एक और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूं क्या होता है। वो डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में सिंपल सा मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो रिमूव होता है और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा CO2 जो है वो रिलीज होता है। बस यही एक प्रोसेस है। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल होता है और उसकी वजह से जो है वो CO2 जो है वो रिलीज होती है। समझ के बात को, तो ये एक सिंपल सा है। कभी कभी से एक आधा क्वेश्चन तो नहीं आया बट पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए सबसे ज्यादा सस्पेक्टेबल कौन है, कीटोन, एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर। इसका आप आंसर क्या करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में सारे आंसर चाहिए, 5 के 5 आंसर चाहिए। दूसरा, रेस्माइजेशन रिजल्ट इन इंक्रीज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है, कन्वर्जन ऑफ एल फॉर्म टू डी फॉर्म और डिक्रीज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, या बोथ बी एंड सी। क्या हो सकता है रेस्माइजेशन की वजह से, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्पिरिन प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। एस्पिरिन की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एसीटोन, सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, बेंजल्डिहाइड, या नन ऑफ द अबव। तो ये आप बताओ। नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, पॉलीमराइजेशन कॉजेस। पॉलीमराइजेशन क्या कॉज करता है, डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट, इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज इन ड्रग पोटेंशियल। क्या क्या हो सकता है पॉलीमराइजेशन में। नेक्स्ट आता है फोटोलिसिस ऑफ निफेडेपिन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। निफेडेपिन की जो फोटोलिसिस है वो इसके द्वारा मिनिमाइज होगी, एक्सपोजिंग टू सनलाइट, स्टोरेज अंडर द सोडियम लाइट इन एम्बर बॉटल्स, यूजिंग ट्रांसपेरेंट कंटेनर और कीपिंग एट रूम लाइट। तो ये आप मुझे सारे के सारे आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग लास्ट वीडियो के भी 5 क्वेश्चन थे, इस वीडियो के 5 क्वेश्चन, वो 10 के 10 क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या किया कि प्री फॉर्मुलेशन का जो थ्योरी पार्ट है वो हमने कंप्लीटली कवर कर दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। इस वजह से क्लैश कोर्स का पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया। सिमिलर फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी भी आधी हो चुकी है, आधी हम लोग बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। साथ में आप व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन करो, क्योंकि क्लासेस की अपडेट सारी कुछ मैं वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप पे डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता रहता हूँ। और इस लेक्चर्स के नोट जो है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाके विजिट करके ले सकते हो, growpharma.in/PDF नोट्स पे आप जाके ले सकते हो। अगर आपको क्विज लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके दे सकते हो। एंड अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई इशू हो रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे किस सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए किस सब्जेक्ट के लिए, तो आप मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप सेशन के थ्रू आप कंडक्ट कर सकते हो, जिसमें मैं अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे पास कॉन्टैक्ट किया है। रिमेनिंग कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अभी और इनरोल करूंगा इस प्रोग्राम में, बिकॉज केवल ये वन टाइम मेंटरशिप सेशन नहीं है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता हम मंथली रिव्यू करेंगे हर आपकी प्रिपरेशन। मंथली आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से ना स्ट्रेटजी चेंज होगी, कैसे आपको क्या अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग मंथली डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे मिलने वाली है, जिसके लिए आप जाके हमारी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट पर कोई इशू हो रहा है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल करना है खुद को, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, और आपके साथ जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस में कितना पढ़ना है, कितने टॉपिक छोड़ने हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएं, ठीक। और बाकी अगर आपको फीडबैक जानना है कि कैसा फीडबैक था, तो लास्ट ईयर के फीडबैक्स चैनल पे एंड इंस्टाग्राम पे पड़े, तो आप जाके वहाँ से इसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं, ठीक। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे। फिर इसका हम लोग टॉपिक खत्म करके नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग अपना अगला टॉपिक प्लान करेंगे फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।